की प्यारी वाली डीजे अमन, जो आपको रेडियो सुनाती नहीं बल्कि रेडियो दिखाती है। और आज आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास है यहाँ पर एक स्पेशल सेलिब्रिटी गेस्ट, जो कि हमारी टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट डिजायरेबल मैन है और इनका नाम है विशाल आदित्य सिंह। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो KYC यानी नो योर सेलिब्रिटी पर। ओह, थैंक यू सो मच अमन, मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। और अच्छा लगा आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ आपका मैं। तो विशाल, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, वहां पर आपने अपनी स्टडीज जी। कंप्लीट करी, उसके बाद आप मुंबई आए, वहां पर आपने मॉडलिंग शुरू करी, सीरियल्स में आए, उसके बाद नच बलिए का सफर रहा, उसके बाद आपको बिग बॉस में देखा गया और उसके बाद दोबारा आपको टेलीविजन सीरियल्स में हम लोगों ने देखा। तो क्या ये पूरी जर्नी विशाल आदित्य सिंह के लिए एक सपना लगती है? अह, सपना पूरा ऐसा लगता है, सपना ही लगता है। अब ऐसा लगता है कि सपना पूरा हो गया है। और सीरियसली यार, टाइम हो गया। मुझे भी यहाँ पे अब 10 साल होने को आ रहे हैं। पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। जब आप सपना देखते हो तो रात कितनी अच्छी होती है ना, पता ही नहीं चलता कब रात कट गई। जब आप बहुत अच्छे सपने देख रहे होते हो तो रात सच में पता नहीं चलता। तो ऐसे ही लग रहा है मुझे कि मैं बहुत ही खूबसूरत एक सपना देख रहा था और 10 साल उस सपने में गुजर गए मेरे, और मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। तो हाँ, काइंड ऑफ सपने जैसा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सपना पूरा होने जैसा है। जी। चंद्रकांता की अगर बात करें, जिस टेलीविजन सीरियल में आपने काम किया, तो वो 90s का बहुत फेवरेट शो रहा और उसके बाद उसकी रीमेक के अंदर काम करना आपके लिए बहुत ऑब्वियसली चैलेंजिंग रहा, लेकिन लोगों ने आपको उससे ज्यादा प्यार दिया, इतना प्यार दिया और आप लोगों के फेवरेट बन गए। लेकिन आपकी फीलिंग क्या थी, आपकी क्या राय थी अपने आप को लेकर चंद्रकांता के दौरान? चंद्रकांता, पहले तो थैंक यू सो मच एकता मैम और कलर्स टीवी को बोलूंगा, क्योंकि उन लोगों ने ये शो दिया है। एक आइकॉनिक शो था, एक बहुत ही बड़ा ब्रांड रह चुका है चंद्रकांता। बहुत पहले सुपर डुपर हिट, हम लोगों ने खुद ने देखा है। एक से एक आइकॉनिक कैरेक्टर, एक से एक मतलब आइकॉनिक एक्टर्स जिन लोगों ने काम, इरफान सर मतलब वो थे उस शो में, और मुकेश खन्ना थे, बहुत लोग थे। सो उस शो को मिलना, पहले तो वो खुद में ही एक मतलब ऐसा हो जाता है कि एक शोल्डर पे एक ऐसा बड़ा सा भार आके बैठता है कि चंद्रकांता कर रहे हो आप। क्योंकि अ, लोग बहुत जल्दी उस शो को उस शो से ही कनेक्ट करते, मतलब कि अरे यार ऐसा है तो वैसा है। तो वो पहले खुशी इस बात की थी कि एक चंद्रकांता में आपको अगर वीर करने को मिल रहा है, पहली बात। और चंद्रकांता रीमेक हो रही है और एक चंद्रकांता आ चुकी है। उसके पहले वो मतलब शो उतना नहीं चला था उस समय। उसके बाद चंद्रकांता के बाद 2 शो आ चुके हैं चंद्रकांता के नाम पे, वो दोनों उतने नहीं चले। सो हमें लगा कि क्या करें क्या करें क्या करें। मैं डरा हुआ भी था, एक्साइटेड भी था बहुत। जैसे ही वो शो आया, मैं खुश हो गया। मैंने बोला मुझे ये करना है। और दूसरी बात ये थी कि इस शो का प्रेजेंटेशन जो था वो बहुत अलग था। वो पहले चंद्रकांता के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, ना ही उनकी स्टोरी, ना ही उनका स्क्रीन प्ले। ये एक फैंटेसी वर्ल्ड था जहाँ पे मतलब आप कह सकते हो 3-4 ऐसे बोलूंगा तो आप बोलोगे कि जैसे हैरी पॉटर, प्रिंस ऑफ पर्सिया, और उसके अलावा एलिस इन वंडरलैंड, चॉकलेट फैक्ट्री, याद नहीं आ रहा मुझे नाम उनका, जॉनी डेप की फिल्म है वो। ये सारी फिल्मों का एक सबको मिला के ऐसा लग रहा था मुझे कुछ बन रहा है इंडियन टेलीविजन पे, सीरियसली। क्योंकि एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो मुझे इस बात की खुशी थी और मैंने बोला कि करना चाहिए। सो मैंने उसको किया और लोगों को पसंद आया। शुक्रगुजार हूं उन लोगों का। जी। अगर आपके बचपन की बात करी जाए, स्कूलिंग की बात करी जाए, ऐसा वो कौन सा पल था जब लगा कि मुझे यार एक्टिंग में जाना चाहिए या मुझे मॉडलिंग में जाना चाहिए? वो कौन सा पल था लाइफ का? ट्रस्ट मी, मुझे एक्टर बनने का कोई सपना था नहीं बचपन में। कुछ भी नहीं था लाइफ में। कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई कि मुझे कुछ करना पड़ा अपने लाइफ में। जो भी है बहुत पहले बोल चुका हूं मैं। तो मेरा मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि मैं लाइफ मतलब मुझे कोई एक्टर ही बनना है। इनफैक्ट मैं बहुत अलग अलग काम करता था। स्पोर्ट्समैन था मैं, पॉलिटिक्स कर रहा था, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना था, आज भी करना है। बहुत सारी चीजें थी, तो ये सारी चीजों में बहुत बिजी था। तो क्योंकि 10th के या 10th और 12th में मैंने मतलब एग्जाम दिया था एयरफोर्स के लिए। मुझे उस समय बहुत जाने का बहुत मन था डिफेंस में। वो नहीं हो पाया मेरा।
तो जो उसके बाद मेरा पढ़ाई से उतना मन नहीं लगा, तो मैं मतलब पढ़ाई साइड में हो गई थी, सीरियसली बोल रहा हूँ। नॉलेज के लिए ऐसे पढ़ते रहते थे जो भी होता था, लेकिन ऐसे एग्जाम देने के मुद्दे से कभी पढ़े नहीं हम उसके बाद से, कि मतलब एग्जाम, सीरियसली बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। और कोई ऐसा एजुकेशन का बहुत बड़े बढ़िया सिस्टम भी नहीं था। सिंपल सी बात है, तो अगर आपको पढ़ाई से भागने का मौका मिल रहा है तो आप फट से भाग जाते हो उस एज में। हालांकि वो मैंने गलत किया, करना चाहिए था अच्छे तरीके से। मुझे पापा ने कहा कि जब हीरो ही बनना है तो हीरो ही बन जाओ मुंबई में जाके, और मैं मॉडलिंग कर चुका था मुंबई आने के पहले ही, दिल्ली और कलकत्ता। सो मैंने बोला ठीक है, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो एक होता है ना कहीं से एक ऐसे किक लगती है आपको, और मैंने यहाँ पे आके एक ऑडिशन दिया था, उस ऑडिशन से ही मुझे काम मिल गया, पहले ऑडिशन से। सो उस दिन मुझे लगा था, जब मैं ऑडिशन दे रहा था, काम मिलने के बाद नहीं, जब मैंने ऑडिशन दिया, तो वहां जितने लोग थे वो बड़े खुश थे। उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जो भी उनको लगा कि बोलना चाहिए, उन लोगों ने बहुत पॉजिटिव तरीके से बोला। और मेरा पहला भोजपुरी का ऑडिशन था वो। एज एन एक्टर उन लोगों ने अच्छी चीजें बोली। मुझे सच में जब मैं ऑडिशन दे रहा था तो मुझे लगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ यार। उस दिन मुझे लगा कि यस, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। उसके पहले कभी नहीं लगा था। मुझे हिंदी बोलने में डिफिकल्टी थी पहले। मैं इतनी भोजपुरी बोल चुका हूँ अपने, मतलब जब मैं आया था यहाँ पे, तो भाई साहब लैंग्वेज, मतलब उफ, हिंदी में कैसे बात करते पता भी नहीं था। जी। आपका जो पहला ब्रेक था जय जय शिव शंकर के अंदर, सागर फिल्म्स के लेबल के अंदर, तो वो जो आपका पहला रिएक्शन था सिलेक्शन का, और वहां यहाँ से लेकर विशाल की जर्नी से वहां तक जय जय शिव शंकर तक पहुंचना, नो डाउट बहुत डिफिकल्ट जर्नी रही होगी आपके लिए। तो वो किस तरह बिल्कुल। वहां तक पहुंचे, और सबसे पहला ये न्यूज, गुड न्यूज आपने किसके साथ शेयर करी? ऑडिशन दे रहा था मैं। फिर क्या हुआ कि 2-3 महीने निकल गए, 4 महीने, सॉरी, मैं पहले शो में जब मैं पहले शो में वर्क, मतलब महुआ के लिए, इसके पहले मैं एक शो साइन कर चुका था, मतलब कर रहा था, वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैं अपने लैंग्वेज पे वर्क कर रहा था, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, थोड़ा अपनी एक्टिंग पे, और अपने आप को थोड़ा थोड़ा ग्रूम करने की कोशिश कर रहा था। और मेरे दोस्त थे यहाँ पे, वो इंडस्ट्री के नहीं थे, इंडस्ट्री के बाहर के दोस्त। और वो लोग मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे उस समय, मतलब 4 ही दोस्त थे हम लोग। सो मैंने एक दूसरे शो के लिए ऑडिशन दिया था वहां पे, वो शो नहीं हुआ। उन लोगों ने मुझे बोला कि तू भोजपुरी बोलता है, क्योंकि मैं बाहर निकल के एक बंदे से भोजपुरी में बात कर रहा था, अच्छा। और मतलब ठेठ भोजपुरी में। और मैं आज भी करता हूँ, मुझे अपने गाँव के जब लोग मिलते हैं तो मुझे बहुत बहुत मजा आता है भोजपुरी में बात करने। तो पता भी नहीं चलता ना अगल बगल के लोगों की क्या मतलब कौन सी बातें चल रही है, और अपनी बात भी हो जाती है गाँव की। तो मैं उसमें बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि जब तू इतना अच्छा बोल सकता है तो तू क्यों नहीं करता ये शो। तो मैंने मुंह नाक बना लिया, मैंने बोला अरे यार, बिहार से ही आया हूँ, फिर भोजपुरी यार, अरे यार नहीं यार ये। तो उन्होंने बोला कि तू ऑडिशन तो दे कम से कम। क्या नाम था उनका यार, शिशिर नाम है वो कास्टिंग वाले का, मतलब वो कास्टिंग वाले भाई थे मेरे भैया, शिशिर भैया बोलता हूँ मैं। शिशिर भैया ने बोला तू ऑडिशन दे दे। मैंने ऑडिशन दिया, और मुझे दिन देर बोला कि तू ये शो कर ले। उस दिन मैंने बोला मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, उन लोगों को बताया मैंने कि ऐसा ऐसा है। तो उन लोगों ने बोला पागल हो क्या। मैंने बोला मुझे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला क्योंकि यार मैं भोजपुरी से आया हूँ, फिर भोजपुरी में ही जाऊंगा, और मुझे पता है मेरी लैंग्वेज खराब है, और मुझे सौ में प्रॉब्लम है, नुक्ते में प्रॉब्लम है, उर्दू मैं बहुत गंदी वाली हिंदी बोलता हूँ। हिंदी के शब्द तो पता है अच्छे अच्छे भारी भरकम से, लेकिन उसके साथ के वर्ड में ही मैं मतलब अच्छे तरीके से प्रोनाउंस नहीं करूंगा तो फिर कैसे चलेगा। तो उन्होंने बोला कि अभी फिलहाल तुम्हें एक काम करना चाहिए, तुम्हें ये चुपचाप से शो करना चाहिए, पैसे आएंगे कुछ, समझे, पैसे बिल्कुल भी नहीं है, और फिर पैसे आएंगे, और शो के दौरान भी तुम अपने को ग्रूम कर सकते हो। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि तुझे ये करना चाहिए, और मैंने बोला ठीक है मैं ये करता हूं। तो पहले वो 4 दोस्त थे जिनको पता था कि मैं ये शो कर रहा हूं। अच्छा, तो मतलब आपने भी उन 4 लोगों को बताया था। हाँ, उन 3 लोगों को। जी, जी, जी। चौथा तो मैं था ना। अच्छा। जी, बिल्कुल। तो आपने मैंने एक इंटरव्यू देखा था आपका, जिसमें आपने ये शेयर किया था कि इंग्लिश ना आने की वजह से आपको इंडस्ट्री में काफ़ी रिजेक्शंस फेस करने को मिले। तो मेरे मन में एक कहाँ सवाल, देखा आपने? आपका एक इंटरव्यू था यूट्यूब के अंदर, हाँ। तो वहां पर मैंने देखा आप बता रहे थे। तो मैं ये पर्सनली जानना चाहती थी आपसे कि इंग्लिश का हमारे इंडस्ट्री के लोगों के साथ मतलब क्यों उनके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई हॉलीवुड नहीं है।
एक्सेप्टेबिलिटी की बात नहीं है, हमारे सोसाइटी में ही नहीं है यार, पता है तुम्हें, तो प्रॉब्लम ये है। अगर एक फ्रेंच गंदी इंग्लिश बोलता है या नहीं बोलता है तो उसके लिए प्राउड है फ्रेंच बोलना है। स्पेनिश के लिए वो आपस में बात करते हैं जब ना, तो वो कभी बात नहीं करते इंग्लिश में या फिर किसी अदर लैंग्वेज में, वो स्पेनिश में बात करेंगे, वो फ्रेंच में बात करेंगे। उन्हें देख के हमें लगता है वो वाह देखो तो इन्हें कि ये कैसे हैं, और वो कौन सी इंग्लिश बोलते हैं उनको हम कभी जज नहीं करते। हमारे यहाँ पे ये बहुत है क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत जजमेंटल है, एक दूसरे को बहुत जज करती है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों पता नहीं। प्यार भी है लेकिन जज जज बहुत करना है। सो उसकी वजह से हमारे सोसाइटी में नहीं है, और इसी सोसाइटी से पनपे हुए मतलब उपजे हुए हम लोग हैं। सो जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो क्या था कि रिजेक्शन कहाँ, फर्स्ट काउंटर पे जो लोग बैठे होते हैं ना, उन्हें खुद को नहीं पता होता है कि इंग्लिश कैसे होती है। वहां पे अगर आपने मतलब वो होता है ना कि आप ऑफिस में गए और अगर आपने एक बात बोली कि क्या मैं फिट हूं, वो बंदा आपको देखेगा। अगर आप एक क्रीम का मतलब वो होता है जो कि ग्रूम बच्चे होते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पले बड़े होते हैं, जिन्हें तरीका पता होता है कलर, सॉरी चॉकलेटी से जो बच्चे होते हैं, ऐसे बोल सकते चॉकलेटी नहीं बोलूंगा, हाँ चॉकलेटी बोल लो या जो भी बोल लो, नहीं उन्हें पता होता है ना कि उनको स्टाइलिंग पता होती है, कलर कॉम्बिनेशन पता होता है, हमें कुछ नहीं पता होता। हमें जो अच्छा लगता है हम पहन के चले जाते थे। तो इसकी वजह से बहुत रिएक्शन एक्चुअली में मतलब सहना पड़ा था मुझे। सो इंग्लिश से क्या होता है कि आप सामने वाला आपसे इंप्रेस हो जाता है, जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती ना, वो बहुत इंप्रेस हो जाता है, उसको लगता है यही तो चाहिए। हालांकि वो कास्टिंग के लिए हेल्प भी नहीं करेगा, लेकिन क्या होता है कि आप उस बंदे से आपने बात की, वो अगर आपसे इंप्रेस हो गया तो वो आपको ऑफिस में जाने देता है आगे, कि ठीक है यू कैन गो नाउ। और नहीं नहीं तो फिर अगर किसी अगर इंप्रेस नहीं हुआ तो बोलेगा सॉरी कोई कास्टिंग नहीं चल रही है अभी, आप जाओ। जी। सो ये होता था। और क्या होता है कि इसकी वजह से कॉन्फिडेंस लैक होता है। जब कॉन्फिडेंस लैक होता है, अगर आपकी हिंदी अच्छी भी है ना या कुछ भी है, तो आप वहां पे फंबल कर जाते हो। सो आपको वैसे ये सारी रीजन बहुत सारे हैं। जी और बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये भी है यार, मैंने ये भी देखा है कि अगर आप बहुत देसी हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आपको लोग आउटडेटेड या फिर आउट ऑफ मार्केट या फिर थोड़ा इस तरह से देखते हैं, जैसे कि मे बी इसके पास इंटेलिजेंस नहीं होगा, या फिर ये इसको नॉलेज नहीं होगी, तो वो थोड़ा ऐसे आउटसाइड कर जाते हैं। जी लेकिन बहुत ही गलत है और बहुत ही बुरा है, क्योंकि उनके लिए, हमारे लिए नहीं। पहली बात मैं सही बोलता हूं, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपको लैंग्वेज की कोई ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत नहीं है। अगर आपको, आप कर सकते हो कुछ भी। जी। तो आपको इस इंडस्ट्री में या फिर चाहे आपको आपका फर्स्ट ब्रेक जब मिला हो या आपकी मॉडलिंग लाइफ में, तो आपको ऐसा कौन मिला जिसने इस चीज को समझा कि नहीं यार, बंदे में टैलेंट है, बंदे में कुछ जान है, बंदे को एक चांस मिलना चाहिए, और जिसने आपका एक्चुअली में सपोर्ट किया? आशीष शर्मा। आशीष शर्मा एक एक्टर है, पता ही होगा, मतलब टेलीविजन के एक्टर है। मैं चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा था, एक शो कर रहा था। उस शो में वो मुझे मिला, और जिस तरह से उसने मुझे समझाया, जिस तरह से उसने मतलब मुझे चीजें बताई, उसको उसने नहीं बोला था कि बहुत हार्ड वर्किंग है ये। या आई एम सो सॉरी, लाइट चली गई थी। तब यस। तक मुझे चाय जी जी। हाँ जी, तो आप आशीष जी के बारे में बता रहे थे। हाँ हाँ, आशीष शर्मा। मगर अगर वो नहीं होते मेरे जीवन में, अगर वो नहीं होता लाइफ में, मतलब मुंबई में, तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुंचता, या पहुंचता भी लेकिन बहुत लेट पहुंचता। बट मैं क्रेडिट देता हूँ उसको कि उसने बहुत सारी चीजें बताई। लैंग्वेज तो मतलब ठीक किया ही उसने, एक्टिंग के बारे में बताया, लाइटिंग कैसे होती है, पोजीशन क्या होता है, फिल्मों के बारे में समझाया उसने कि फिल्म देखने का नजरिया क्या होता है, तो ये फिल्म देखता है तो तुझे क्या महसूस होता है। जी। तो बताया मुझे बहुत सारी चीजों से, उसने अवगत कराया मुझे, मैं कहूँगा इंट्रोड्यूस किया उसने। तो अगर हम आपकी जर्नी की बात करें, नच बलिए एक डांस रियलिटी शो था और बिग बॉस भी एक रियलिटी शो, लेकिन दोनों बहुत आपस में बिल्कुल ही जमीन आसमान का अलग अलग। फर्क है।
तो हमें जब हम उसको देखते हैं एज एन ऑडियंस, हमें बड़ा फैसिनेट करता है, हमें बड़ा ऐसा लगता है कि कितनी ग्लैमरस लाइफ है यार, वाओ, मतलब इतने अच्छे अच्छे ग्लिटर कॉस्ट्यूम पहन के बंदा डांस कर रहा है, या बिग बॉस के अंदर लड़ाई हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, इमोशनल सीन है, कोई फनी सीन है, लाइक यू मेट दीपिका, और वो आपकी लाइफ का, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है एज अ दर्शक बहुत बेस्ट एक मोमेंट रहा है आपकी लाइफ का, क्योंकि आप दीपिका के बहुत बड़े फैन रहे हैं। और वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन आप लोगों की मैं अगर बात करूं, बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ परफॉर्मर रादर, आप लोगों के लिए कितना, मतलब कितनी अलग होती है लाइफ, क्योंकि हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वो जो स्ट्रगल होता है ना, वो दुनिया नहीं जानती। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि एक स्ट्रगलिंग जो पार्ट रहता है रियलिटी शोज के अंदर। सी रियलिटी शोज के अंदर स्ट्रगलिंग पार्ट वही है, जैसे आपने बोला कि वो दिखता नहीं है किसी को, जैसे दोनों, लेकिन दोनों रियलिटी शो बहुत अलग है। नच बलिए का स्ट्रगलिंग पार्ट ये है कि वो 2.5 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए, अगर मतलब वो 2.5 मिनट परफॉर्मेंस के बाद ऑडियंस या जजेस बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा, या बहुत अच्छा, या फिर बहुत खराब, या तुमने क्या किया यार, ठीक है, जो भी होता है रिएक्शन, लेकिन उसके पीछे की मेहनत ये होती है कि एक पूरी टीम होती है डांस की, कोरियोग्राफर की, उनके असिस्टेंट्स होते हैं, 8-8 घंटे 7-7 घंटे की कोरियोग्राफी होती है। जब आप अनट्रेन्ड डांसर होते हो, जब आपको पता नहीं होता है, आपको पता है सबसे मुश्किल क्या होता है डांस में? कभी कभी ये लगता है कि हम बहुत अच्छा नाचते हैं, क्योंकि हमें ना, हमने वो हम देख चुके रहते हैं एक स्टेप की, एक पल का जीना जो भी है जैसे भी है आएगा। लेकिन अगर डांस जब हम करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो हमें वो स्टेप तो करना होता नहीं है, हमें तो वो करना होता है जो हमने कभी देखा नहीं है। हमने इन सबको 200 बार देखा होता है गानों को, तो उस समय कितनी डिफिकल्टीज होती है बताया आपको। आप सिर्फ, आप जैसे आप बारात में डांस कर रहे हो या आप एक किसी पार्टी में डांस कर रहे हो, तो क्या होता है कि लोग झूम रहे होते हैं, और जैसे ही हुक स्टेप आता है ना, लोग बावले हो जाते हैं। स्टेज पे ऐसा नहीं होता ना। स्टेज पे कैसे होता है कि बीट स्टार्ट हुआ ना, तो अब हमें डांस नहीं याद होता, हमें सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ना तो गाना छोड़ दो, लिरिक्स छोड़ दो, म्यूजिक छोड़ दो, ये इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है, उसको लर्न करना है यार, ओ गॉड। उसके साथ आपको अपने बॉडी मूवमेंट करना है, आपको अवेयर रहना है कि आपको म्यूजिक आपका छूटे नहीं। सो ये एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, उसमें इतनी सारी इंजरीज होती हैं, लिफ्ट्स करना, डांस फ्लोर पे अगर फ्लोर वर्क कर रहे हो तो वो इसके लिए नहीं दिखता, क्योंकि शो सिर्फ 1 घंटे का होता है, 1.5 घंटे का होता है, ठीक है। और हम वैसे भी इंडिया के लोगों का थोड़ा इजी होता है भी ये कहना, अरे डांस ही है ना, हम कर लेंगे। लेकिन जब करने की बारी आती है, तब पता चलता है कि ये कितना मुश्किल होता है। तो वो तो है ही, और उसके अलावा इतना प्रेशर यार, आप कंपटीशन में होते हो, आप एक टेलीविजन एक्टर के बगल में एक और टेलीविजन एक्टर है, आप उसके भी कंपटीशन में हो कि मैं इससे बेहतर करूं, उसके एक अलग फैन है, हमारे एक अलग फैन है, समझ रहे हो आप कितना टेंशन का माहौल रहता है। बट उसके बाद भी हम लोगों ने जैसे वो शो किया है, हालांकि मुझे उसके पहले का नहीं पता क्योंकि मैं था नहीं, हमारे किसी कंटेस्टेंट के बीच में कोई भी मतलब ऐसा किसी ने किसी के बारे में या कभी किसी के साथ किसी ने किसी की डिग्निटी या किसी ने किसी की रिस्पेक्ट को कभी क्रॉस नहीं किया, या किसी की एलओसी। हम इतने फैमिली की तरह होते थे, हमें कंपटीशन, हम स्टेज पे होता था, स्टेज के 10 सेकंड पहले या 10 सेकंड बाद कोई कंपटीशन नहीं है। सो बहुत अच्छा लगा था मुझे नच बलिए में। और बिग बॉस का स्ट्रगल क्या है कि यार आपको 24 घंटे, बाप रे बाप, जैसे आपने बोला ना लड़ाई, जैसी बिग बॉस बात होती है ना लड़ाई, तो भाई मैं वही नहीं करने गया था, मैं सही बताता हूँ, और मुझे मेरा दिमाग खराब होता है इससे, मैं रह नहीं पाऊंगा। मतलब होते हैं ना कुछ लोग, जो लोग अपने घरों में भी या कहीं पे भी। सो बिग बॉस के पीछे का स्ट्रगल ही यही है कि आप अपने लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस ला सकते हो या कितना आपका टॉलरेंस बढ़ सकता है। बिग बॉस का स्ट्रगल वो है। तो आपने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस महसूस करे बिग बॉस के बाद? बहुत, मेरा टॉलरेंस लेवल बहुत बढ़ गया। 10 लोग या एक साथ 13-14 लोग सारे सारे अपने अपने पर्सपेक्टिव से और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव से आए हुए हैं, ऐसा बहुत कम बार होता है लाइफ में। आप किसी डिबेट में बैठते हो या वहां पे जाके पता चलता है कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूं वही सही नहीं हो सकता या वही गलत नहीं हो सकता। समझ रहे हो, आपको क्लैरिटी मिलती जाती है वहां पे। बिल्कुल। ये मैंने देखा, मेरा टॉलरेंस लेवल जो है मेरा बढ़ गया। मैं मतलब मैं बहुत अलग हूं इंसान, और
सीरियसली बोल रहा हूं मैं, मुझे भी लगता था कि ऐसे कि बिग बॉस होगा तो बड़ा मजा आएगा। मजा से पहले, मजा से ज्यादा मुझे सजा इसलिए लग रहा है क्योंकि वहां पे अवॉइडेंस ही नहीं है। जी लोग किसी चीज, मैं ऐसा इंसान हूं कि कोई बहुत अवॉइड करता हूं और इग्नोरेंस इज ब्लिस टाइप का इंसान हूं। आप कुछ हो भी गया तो चलो ठीक है, थैंक यू, खत्म करो। वहां ये होता ही नहीं है यार। वहां जो पहले दिन का झगड़े का एक वो ऐसे पोटली बना लेते हैं लोग, अब उसको कंटिन्यू करते रहते हैं यार। ये थोड़ी होता है ऐसे लाइफ में। जी जी और जी। दुनिया में पब्लिक से बोलता हूँ, पब्लिक भी मतलब सिर्फ झगड़ा क्यों देखना चाहती है? अच्छा लगता होगा ना सेलिब्रिटी लोग आपस में एक दूसरे की फाड़ रहे हैं तो ऐसा लगता होगा हाँ यार देखो ये भी इंसानी है, ये भी क्या कर रहे हैं सब। नहीं, प्यार तो सबने देख ही रखा है, अरे यार रोमांस तो देख ही रहा है यार, हाँ ठीक है चल एक दूसरे को, हाँ, ये मजा आता होगा ऑडियंस को, ये मैं कह सकता हूँ। जी। ये मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऑडियंस को अ, वो कहते हैं ना कि कुछ अलग देखने को मिलता है, लगता है कि एक एक्टर दूसरे एक्टर से लड़ रहा है। ये मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का नेगेटिविटी के अंदर ज्यादा रुझान रहता है। हम्म, मसाला, हम्म। मसाला, आई डोंट नो व्हाई। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बोला ना आपको कि सेलिब्रिटी को लोगों ने ना प्यार मोहब्बत करते हुए देख लिया है, सास बहू को लड़ते हुए देख लिया है, टेलीविजन में देख लिया है ना यार, दामाद को अपने उससे लड़ते देख लिया है, ससुर से जो भी है। जी वहां पे उनको मजा ये आता है कि उनको सुकून लगता है, मुझे ऐसा लगता है जी 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 कि सिर्फ हम ही नहीं लड़ रहे हैं, जी। ये सेलिब्रिटी देखो ऐसे ही लड़ते हैं कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लग रहा है यार, जब इतने दिनों से बिग बॉस चल रहा है और इतने दिनों से लोग सिर्फ झगड़े ही बातें कर रहे हैं, जबकि ट्रस्ट मी 24 घंटे का शो है ना, इतने अच्छे से पल भी होते हैं ना अंदर, इतने बढ़िया बढ़िया बातें भी होती है ना, लेकिन पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे का शो बनाना है, सोचो आप। बिल्कुल, बहुत 24 घंटे के कंटेंट में से अगर हम अब आप और मैं बात कर रहा हूं, हम अभी बात कर रहे हैं और आपको हम 1.5 घंटे बात करते हैं और आपको सिर्फ 25 मिनट कंटेंट बनाना है या 30 मिनट का, तो आपके पास कितना कंटेंट होगा ना निकाल के रखने। 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा निकालना, उसमें भी ठीक है फिर। मतलब एडिटर्स को जो पूरा वो देखते हैं बैठ के, और फिर उसमें से चीजें निकाल निकाल के एडिट करके आगे दिखाते हैं। अरे सीरियसली। नहीं, मुझे ऐसा लगता है मालूम है क्या, कि वो लोग ना किसी और को बिठा के रखते होंगे, ठीक है ना छोटू तू बैठ, जैसे ही ये साले झगड़ा करेंगे ना तो ऐसे ही बोला हम लोग बाहर बैठ के कॉफी पी रहे हैं, ठीक है, बाकी कंटेंट छोड़ यार, बाकी तो हो ही रहा है रिकॉर्ड। जी, तो आपकी शायरियाँ काफी फेमस रही है और मुझे पर्सनली आपकी शायरी बहुत पसंद है। तो ये मेरी पर्सनल इच्छा है कि एक शायरी आप मेरे लिए डेडिकेट करें। वाह यार, अभी तुमने ऐसी बात बोल दी ना, सफेद है चांद का, रंग सफेद है चांद का, लेकिन रात उसी रंग में सुहागन लगती है। कभी बिना चांद के रात देखी है, बिल्कुल अभागन सी लगती है। उभरे जब चांद रात में तो रात सुहागन सी लगे, बिना रात के चांद विधवा सी जगे। चांद जब हो रात में, अब यार इसके बाद 4 लाइन याद नहीं है मुझे। ओह शिट। मिस इट। इसके बाद याद नहीं आ रहा फिर मुझे, क्योंकि अभी अभी लिखा है मैंने जी। तो। तो पूरी शायरी सुनने के लिए आप विशाल आदित्य सिंह को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, वो वहां पे जरूर पोस्ट करेंगे अभी नई शायरी। ना वाह ना कुछ। तुम्हें अच्छी लगी या कैसी लगी, तूने कुछ बोला ही नहीं। अधूरी बोली ना आपने। फील तो लास्ट में अभी देखो आता है, लास्ट में होता है सरप्राइज तो। अच्छा ठीक है चलो एक बोलता हूँ, हालांकि पता नहीं सुना ही होगा लोगों ने। जी। कोई तो कोई तो कहीं से हमको हम में ढूंढ ले, कोई तो कहीं से हमको हम में ढूंढ ले, किसी नैनो की ओरी से या किसी छोरी से देख ले, ताक कर तसल्ली भी कर ले, जो दिखूं खोखला तो तू वजन भी कर ले। पक्के रंग की हूं, ना हो विश्वास तो तू रगड़ के देख ले, और नाजुक ऐसी कि मसले तो पूरे हाथ पे फैल जाऊं, तू बस मसल के देख ले। चलू तेरी काया बनके, चलू तेरी काया बनके, तू संग चल के देख ले, जिस ढंग ढाले उस ढंग ढल जाऊंगी, ना हो विश्वास
तो तू बदल के देखी, कोई तो कहीं से हमको हम में ढूंढ ले। वाओ, मैं तो मतलब डूब गई थी आपकी पूरी लाइनों में, और हमेशा की तरह। और आज बड़ा मुझे अच्छा। ऐसा लगा कि तुम्हें समझ में ही नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, मैं बड़े ध्यान से सुन रही हूँ, लाइक आई एम लाइक ओ माय ओके, गॉड, लाइव। जी। आपको थैंक यू यार। क्या? क्रिकेट पसंद है आपको? क्रिकेट, क्रिकेट, यू लाइक क्रिकेट? बहुत 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 बहुत। टीम कौन सी आईपीएल में, और क्यों है? और पहले बात तो ऑब्वियसली टीम, मैं हर बार ना टीम चेंज करते रहता हूँ। अच्छा। हाँ, हर बार, सीरियसली, क्योंकि ना मजा आता है क्रिकेट देखने का ऐसे। सो इस बार जैसे कभी मेरी आरसीबी फेवरेट नहीं रही है, इस बार मेरी आरसीबी और दिल्ली फेवरेट है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में फिनाले हो या कुछ भी हो। जी जी। और प्लेयर का तो पता ही है, बाबा MS धोनी बाबा, बिल्कुल भक्त बिल्कुल। हैं उनके। बिल्कुल। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आप वन ऑफ द टॉप में रह चुके हैं, मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑफ द टीवी इंडस्ट्री। इसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। इसके बारे में क्या बताऊं, ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का मतलब लोगों के बीच में सर्वे हुआ, उन लोगों को लगा, जिन लोगों ने मेरा काम देखा है या जिन लोगों ने मुझे रियलिटी शो में देखा, या जो भी जो लोग मुझसे जिस तरह से जुड़ पाए मेरे नेचर की वजह से या मेरी बातों की वजह से, मेरी एक्टिंग की वजह से, जिस भी वजह से, उन लोगों के बीच में मतलब पूरे इंडिया में सर्वे हुआ और मैं उसमें था। 17 नंबर पे हूँ इस बार, हालांकि लास्ट टाइम 13 पे था। और कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा करूंगा। और सो शुक्रगुजार हूं, मैं हमेशा से यही बोल सकता हूँ। थैंकफुल हूँ, बहुत ब्लेस्ड समझता हूँ कि मतलब अगर आपके बारे में, आप जो लोग आपको जानते नहीं, अगर आपके बारे में कुछ सोचते हैं या बात करते हैं या आपको चाहते हैं, आपको अपना वक्त देते हैं, तो ब्लेस्ड हूँ, बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि इस तरह से लोगों का ध्यान मुझ पे है। उसमें से 3 वोट मेरे थे, एक मेरा, एक मेरी मम्मी का, एक मेरे पापा का। तीनों की अलग अलग आईडी से क्या मुझे बात कर रही हो? सही में, थैंक यू, जी। थैंक यू यार। आपकी लाइफ के अंदर आपको कभी जब भी सोचने का मौका मिलता है, तो आपको कभी सोचा होगा कि कोई मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये एक प्रोजेक्ट फ्यूचर में करना है, या कोई ऐसा अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहेंगे? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का शेयर का क्या ही बताऊं, मैं बता ही दिया है कि अभी वर्क चल रहा है, बातें चल रही हैं। अभी लॉकडाउन का ऐसा चल रहा है ना, अचानक से कभी किसी सेट पे हो जा रहा है तो उनकी शूटिंग बंद हो रही है, तो नए शो का वैसे ही चल रहा है, धीरे धीरे शोज आ रहे हैं तो वो चलेगा। ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा खुद का लिखा हुआ एक प्रोजेक्ट है, और बहुत ही दिल के करीब है। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं उसको बनाना चाहता हूँ। ये मैंने कभी कहीं नहीं बताया है, ये मैं पहली बार बता रहा हूँ शायद। जी। सो तो हम जानना मैंने चाहेंगे कुछ स्टोरीज। इसके बारे में, थोड़ा बहुत। सॉरी। थोड़ा बहुत हम जानना सॉरी। चाहेंगे ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में। अब बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट है, बहुत ही बोल्ड येट बहुत ही पुराना है, और बहुत रिलेटेबल है आज के जमाने से भी। और पता नहीं मुझे, मैं फिल्म बनाऊं या फिर वो अगर किसी को पसंद आ जाए तो वो कोई वेब सीरीज बना दे, मैं उसके लिए भी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मैं बनाऊं, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इट्स अबाउट बिहार के ऊपर है, थोड़ा मतलब वो। जी जी जी। तो इतना ही बताऊंगा, बाकी थोड़ी बताऊंगा हाँ, अभी। बताओ बस, नहीं तो आइडिया चोरी हो जाएगा। कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ। हम बात करें पूरी इंडिया, इंडिया तो नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस चल रहा है। तो अब इस वजह से सिनेमा नहीं आ पा रही है, नई मूवीज देखने को नहीं मिल पा रही है लोगों को। तो एंटरटेनमेंट का एक ही जरिया बचता है लोगों के पास, वो है टेलीविजन। तो आपका क्या विचार है, क्या टेलीविजन इंडस्ट्री के आर्टिस्ट की, डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, स्क्रिप्ट राइटर्स की जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है कि उनको अब लोगों को और ज्यादा एंटरटेनमेंट देना पड़ेगा? आपका क्या विचार है इस बारे में? देखिए, मेरा ये कहना है ना कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो ना, ये कोरोना वायरस की वजह से नहीं, ये वैसे ही सबको बहुत अच्छे तरीके से निभानी चाहिए। एक डायरेक्टर, एक एक्टर, एक प्रोड्यूसर, एक राइटर, एक स्पॉट बॉय, क्योंकि ये एक आर्ट है। और ये ना मुझे लगता है कि एक कहीं का भी कोई भी आर्ट ना उस सोसाइटी का आईना होता है। और आईना ही अगर आपको सच्ची चीज ना दिखाए तो फिर आप कहाँ देखोगे? जी जी अगर जी। आपका खुद का आईना आपको अगर आपके बारे में गलत बताए तो वो तो गलत है ना। बिल्कुल सो बिल्कुल। उसकी वजह से तो छोड़ ही दो, कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, एक बहुत ही बुरा एक दौर चल रहा है। हम सब, पूरी मानव जाति, हम मतलब उससे हम लड़ रहे हैं, और उससे बहुत लोग इफेक्ट भी हुए हैं। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे साधन हैं, टेलीविजन तो है ही ऑब्वियसली,
आपके पास फ्री का इंटरनेट है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखोगे तो कितनी सारी चीजें, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आपको कितनी फिल्में मिल जाएंगी, शॉर्ट फिल्म स्टोरी मिल जाएगी। नहीं तो आपको बायोग्राफी पढ़िए, आप हिस्ट्री रिलेटेड पढ़ो, ज्योग्राफी रिलेटेड पढ़ो, स्पेस रिलेटेड पढ़ो, बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखने के लिए। और रही बात अब टेलीविजन एक्टर इन लोगों की जिम्मेदारी का, तो जिम्मेदारी ये है कि पहले तो भाई अपनी सुरक्षा रखो, वरना जैसा हाल चाल चल रहा है 1 से 2 3 को हो जाएगा, 5 को हो जाएगा, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा। और मैंने पहले ही बोल दिया ना कि सिर्फ कोरोना की वजह से ही नहीं, ये वैसे ही एक बहुत टफ जिम्मेदारी है और सबको उतने ही लगन और उतने ही हार्डवर्क से इसको निभाना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश, यूपी की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है, बट ऑब्वियस नो डाउट हम सबके लिए। तो आपको क्या लगता है इसके इस्टेब्लिशमेंट के बाद क्या कुछ आपको महसूस होता है कि क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं? बदलाव उससे आएगा ना जब आपको प्लेटफॉर्म मिलते जाएगा। जी। अगर आपके पास सिर्फ एक DD1 ही प्लेटफॉर्म है और अगर आप 400 शो बनाते हो तो वो कहाँ दिखेंगे? स्लॉट ही नहीं है ना उसके ऊपर। लेकिन अब जैसे डिजिटलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बहुत सारे आपके पास एप्स हैं, बहुत सारे शोज हैं हर तरह के। सो ये फायदा ये हुआ है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो छोटी थी, अब वो बहुत बड़ी हो जाए, लोगों के बीच में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और भी जो नए डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं, मौका मिलेगा, प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि लेवल ऑफ प्रोड्यूसिंग, लेवल ऑफ एक्ट, जो लेवल ऑफ शो का भी ना 1 to 10 बनने लगेंगे, जैसे बाहर में बनते हैं। हम बाहर के सिर्फ क्रीम हमारे पास पहुंचते हैं क्योंकि वो लोग वैसे ही भेजते हैं। बाहर में बहुत कचरी चीजें बनती हैं, बहुत कचरा, बहुत कचरा, मतलब वो आप देखोगे भी नहीं। हाँ वो हम तक पहुंचता ही नहीं है, और हम तक इसलिए भी नहीं पहुंचता क्योंकि हम वो कचरे को देखना चाहते नहीं है। तो हम डायरेक्ट गूगल पे मारेंगे टॉप हॉलीवुड वेब सीरीज एंड फिल्म एंड व्हाटएवर, डायरेक्टर, राइटर एंड आर्टिस्ट, तो उसमें आ जाता है। तो वो होगा अब यहाँ पे कि हमारे पास बहुत बढ़ जाएगा काम करने, हर तरह का कंटेंट आपके पास होगा। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी और आजादी मिलनी चाहिए। फिल्म सिटी कुछ भी बना लो यार, फिल्म सिटी कुछ भी बना लो, फिल्मों को ना आजादी मिलनी चाहिए सेंसर बोर्ड से, पब्लिक से, कि वो आपके समाज का आईना है। आप बात समझो, अगर कोई फिल्म सब्जेक्ट बोल्ड है या आपको बहुत रूटी है, बहुत रियल है, उसको बनने दो, उसको देखने दो, उससे हमारा भला है। वो एक मैसेज है आर्ट के थ्रू आपको आपको आपके सोसाइटी का आईना दिखाने का कि देखो भाई क्या चल रहा है, इससे लोग मोटिवेट होंगे, इससे लोग प्रेरित होंगे। वो नहीं है यार यहाँ हमारे सेंसर बोर्ड, और मतलब वो करना चाहिए कि मतलब आजादी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए हर तरह की स्क्रिप्ट का, हर तरह की फिल्मों का। बिल्कुल। बहुत तो सारा ये है हमारे देश का जो आपकी तरह एक एक्टर बनना चाहते हैं और आपको बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन, एक आइडल, एक आइकॉन, यूथ आइकॉन की तरह आपको देखता है। तो वो बच्चे जो कुछ बनना चाहते हैं और इंडस्ट्री में किसी को भी नहीं जानते हैं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं, आपकी तरह एक एक्टर बनना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए आप क्या एक डायरेक्शन बताना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए? एक बात बताता हूँ, सक्सेस की या किसी भी चीज की ना, या फिर फेलियर की या फिर हार्डवर्क की कोई की नहीं होती है। अगर किसी को पता होता ना कि ये की है, तो उस की का डुप्लीकेट बनता और सबके पास वो की होती, सब उसी को लगाते और सब लोग जाते जाते। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको खुद को पता होता है कि आप ना कौन से नंबर पे हो, 1 to 10 के बीच में। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो, पहली बात। और रही बात की जिसका कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। एक जिद है, एक्सेप्ट कर लो। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, शायद हो सकता है कि आप उससे बेहतर कर जाओ। क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप बेहतर तो नहीं कर रहे हो, आप और ही खराबी कर रहे हो। और सबसे जो अच्छी बात अपने ना, अगर एक एक्टर को अगर एक्टर बनना है ना, तो प्योर हार्ट रहो। मतलब एक आर्टिस्ट बनना है तो हार्ट का मतलब इंसान बहुत अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर, पहली बात। दूसरी बात, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तलफ्फुज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे बात करते हो, किस तरह से बात करते हो, वो अगर आपका ठीक है तो आपके पास ना 50% काम हो गया है। और अब रही बात काम ढूंढने की,
तो बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस है यार, बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस है। ये है प्रोसेस कि जैसे अगर मुझे एक मिठाई खानी है गुलाब जामुन, तो मैं किसी एक दुकान में चला जाऊंगा पहले खाने के लिए, ठीक है? और मैंने वो लिया और खाया, या फिर मैंने उससे पूछा भैया आपका गुलाब जामुन कैसा है, तो उसने बोला, दुकानदार ने, कि बहुत अच्छा है, ठीक है? अब दुकानदार में अगल बगल भी 2-3 लोग होंगे, उनसे भी पूछ लेते हैं हम कि भैया इनका इनका गुलाब जामुन अच्छा है कि नहीं अच्छा है, तो वो बोलते हैं नहीं यार इसका खराब है, आप ना वहां चले जाओ, वहां बहुत अच्छा मिलेगा। तो मतलब आपके गुलाब जामुन में आपको खुद से वैरायटी मिल गई और आपको 2-2 जगह अवेलेबल हो गए गुलाब जामुन आपको खाने की। सो एज एन एक्टर भी यही है, आप ना कोई एक जगह पहले क्रैक करो कि आपको टेलीविजन में एक्टिंग करनी है, थिएटर में एक्टिंग करना है, फिल्म में करना है, एड करना है, स्ट्रीट परफॉर्मेंस करना है, टीवीसी करना है। पहले कोई एक ही में फोकस करो यार। जब वो कर लो ना आप क्रैक, उसके बाद ही कुछ सोचो। यहां पे क्या होता है ना कि हम सब जगह भाग रहे होते हैं, सब जगह भागने से हमें पता ही नहीं है भाई। एक कमर्शियल की एक्टिंग बहुत अलग होती है, एक उनका एक बहुत अलग लुक होता है, एक टेलीविजन के एक्टर का बहुत एक अलग लुक होता है, एक बहुत अलग एक्टिंग होती है, मतलब एक अलग तरीके का वो पूरा माहौल है, एनवायरमेंट है। सो ये करो और प्लीज होप मत छोड़ो। ट्रस्ट मी, शॉर्टकट से कुछ नहीं होता। एक गली पार कर सकते हो, फिर आपको वो हाईवे ही दौड़ना पड़ेगा। आपको पैसे दे के या कोई पैसे लेके या और भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करके कोई भी आपको काम नहीं दिला सकता। अगर आपको वो काम मिलेगा भी तो वो आपके टैलेंट पे नहीं है, और ट्रस्ट मी अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आपको दूसरा काम नहीं मिलेगा। बिल्कुल। सो अपने टैलेंट पे भरोसा रखो, फोकस रहो और अच्छे इंसान रहो। 3 चीज, हार्ड वर्किंग रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जी, तो आप हमारे इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, लेकिन हर लड़की ये जानना चाहती है कि विशाल आदित्य सिंह जब भी सोचेंगे शादी करने के लिए तो वो अपनी जीवन साथी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज जरूर देखेंगे कि मतलब ये पक्का होना चाहिए उसके अंदर। पहली बात तो ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरी लाइफ में, सही बता रहा हूँ मैं, कि शादी करना है या फिर ऐसा कुछ हो। पहली बात, इंडिपेंडेंट तो हो चाहिए ही लड़की। अगर आप सवाल पूछ रहे हो तो आंसर दे देता हूँ मैं। एक इंडिपेंडेंट और इंटेलिजेंट। मैं बहुत अलग टाइप का इंसान हूँ। अलग टाइप का इंसान का मतलब कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आज के भारत को भी अडेप्ट कर सकता हूँ, और जो पिछला भारत रह चुका है ना 90s का, वो भी कर सकता हूँ। और मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरा रूट वैसा सा है। हाँ सही में मेरा रूट वैसा सा ही है। तो बिल्कुल। लेट्स सी। हाँ, बस आंसर दिया है, लेकिन मुझे शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है, और ना ही मुझे अभी ऐसे कि दिमाग में कुछ चल रहा है मेरा खुराफात। चलिए लेट्स मैं सी। अभी इस जोन को, सॉरी, डेस्टिनी कब कहाँ से यू टर्न ले ले, so we never know that। उसका तो कुछ भी पता नहीं है भाई। कोरोना का पता नहीं था ना, वैसे ही हो सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल। डेडली कुछ। तो विशाल आप अपनी लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुके हैं, बहुत सारे रेडियो जॉकीज को, बहुत सारे न्यूज चैनल्स को, जर्नलिस्ट को, लेकिन आज लाइफ में पहली बार एक वीडियो जॉकी यानी एक डीजे को इंटरव्यू देके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहली बात तो वीडियो जॉकी जो, मतलब ये जूम कॉल ही मैंने पहली बार किया है तुम्हारी वजह से, क्योंकि अब तक मुझे समझ में आ रहा था कि इंस्टा लाइव करना है मुझे। सच में मैं बहुत चिल्ड आउट था। जी 5-55 तक मतलब बहुत चिल्ड आउट था कि ओ गॉड चलो इंस्टाग्राम लाइव है, फिर तुमने बोल दिया ये जूम लाइव है। तो चलो पहली बार तुम्हारी वजह से ही अच्छा लगा। और कॉन्वर्सेशन किया हमने, अच्छा लगा मुझे। मुझे कॉन्वर्सेशन किसी भी तरह का हो, किसी के साथ हो, मुझे अच्छे कॉन्वर्सेशन अगर होते हैं ना, जिसमें अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है सुनने में या बात करने में, और वो अच्छा लगा। और दूसरी बात, तुमने 3-4 सवाल बिल्कुल नहीं पूछे, वो नहीं मतलब मेरे पर्सनल लाइफ को लेके नहीं, कि बिग बॉस और ये कोरोना कोरोना में आपने क्या किया और ये सब। थैंक यू, आई लव यू फॉर दैट, आई लव यू फॉर दैट। जी हाँ यार, इस आंसर देते देते पागल हो गया आदमी। एक ही मतलब, फिर तो मतलब अभी ऐसा लगता है ना कि सामने से अगर कोई इंटरव्यू लो, उससे पहले मैं अपना दबा देता हूँ बटन, ओके बिग बॉस, हाँ वहां और यहाँ में बहुत फर्क है यार, ये ऐसे। ओ गॉड। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच विशाल हमारे शो पे आने के लिए, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और आपके फैंस सबसे ज्यादा खुश होने वाले हैं ये इंटरव्यू देखकर, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड for all the lovely comments out there for you. Thank you so much for being on our show, KYC New Year Celebrity.
थैंक यू सो मच अमन, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। एंड मेरे फैंस के लिए आई लव यू ऑल। आप लोगों को पता ही है कि मैं कितना प्यार करता हूँ आप लोगों को। सो और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट देना हमारे इस इंटरव्यू पे प्लीज। थैंक यू सो मच।